नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। सियासत में आजकल दिमागी नक्सल बनने की होड़ लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जब कहा कि दिमागी नक्सलों से बचकर रहने की जरूरत है, तो विरोधी अपने आप को दिमागी नक्सल डिक्लेयर करने में लगे। सबसे पहले पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने पोस्ट किया, मैं भी दिमागी नक्सल। इसके बाद विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं ने यही बयान दिया। सबसे बड़ी विडंबना यही रही कि सुरक्षा कर्मियों ने जो नक्सल के खिलाफ ऑपरेशन चलाया, उसकी शुरुआत खुद पी चिदम्बरम के कार्यकाल में हुई थी। भले ही अंजाम तक अमित शाह ने पहुंचाया हो। और अब इस कड़ी में सबसे लेटेस्ट है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। उन्होंने कहा कि जेनजी दिमागी नक्सली नहीं है। अगर अधिकारों की बात करना दिमागी नक्सली है, तो हम दिमागी नक्सली हैं। पहले आपको उनकी बात सुनवा देते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नक्सल है कौन? खुद को दिमागी नक्सल कहने वाले इस बात को क्या जानते नहीं हैं या जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं? आज इसी पर होगी चर्चा। पहले सुनिए खड़गे जी का बयान। यूज ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ನಾಳ ಮೋದಿ ಅವರು ಅದು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ದಿಮಾಗಿ ನಕ್ಸಲೈಟ್ಸ್ ನೀವು ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ದಿಮಾಗಿ ನಕ್ಸಲೈಟ್ಸ್ ನೀನ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗೇನು ಯುವಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ನತ್ತು ಹೊಡಿತಾರೆ. ನೀವು ದಿಮಾಗಿ ನಕ್ಸಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಹೇಳಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ದೇಶದ ಜನರ ಕೈಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದು ಮಾತಾಡಿ। तो सुना आपने। सबसे पहले आज दर्शकों से पूछ लेते हैं, आप में से कितने लोग नक्सल शब्द से वाकिफ हैं? क्या होता है नक्सली? आप में से कोई? नक्सल क्या होता है? सर हाँ सर, जो अपने ओपिनियंस को मनवाने के लिए, अपने विचारों को मनवाने के लिए डायरेक्ट हिंसा का वो सहारा लेते हैं और एंटी स्टेब्लिशमेंट होते हैं। किसी भी गवर्नमेंट से उनका नाता नहीं होता। वो फाइनली देश को तोड़ने की विचारधारा रखते हैं। बिल्कुल। तो ये है नक्सल शब्द की परिभाषा जो जनता समझती है। नेता अपने आप को उतावले हैं ये कहने के लिए कि हम नक्सली हैं, यानी दिमागी नक्सली। आपका मेहमानों से तारुफ करवाते हैं। शिवम त्यागी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मनोज चौधरी प्रवक्ता हैं आरएलडी के, राजकुमार राजन जी हैं प्रवक्ता हैं आरजेडी के, विनय कुमार सिंह प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और अनमोल पवार हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। पवार साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करना चाहते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले थे जिन्होंने ट्वीट किया था कि मैं भी दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल जब आप कहते हैं तो मोदी का विरोध करना, सत्ता का विरोध करना समझ में आता है, लेकिन आप नक्सल शब्द को जनरलाइज क्यों कर देते हैं? क्यों उसे आम भाषा में स्वीकारोक्ति दिला रहे हैं, जबकि नक्सल शब्द का अर्थ है संविधान ना मानने वाला और जो मानता हो कि बंदूक की नाल से सत्ता चलती है? भाई आप मुझे बताइए पवन जी, लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए था कि 12 साल में उन्होंने क्या काम किए और क्या वो नहीं कर पाए, कितने वादे उनके जो हैं झूठे निकले, या दिमागी नक्सल जैसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए था। दूसरी बात, भाई अपने लोगों को तो कहेंगे नहीं वो दिमागी नक्सल, उसके लिए सबसे जरूरी है कि दिमाग होना चाहिए। भाजपाइयों में तो दिमाग का बीज भी नहीं है, तो दिमागी नक्सल तो वो हो ही नहीं सकते। दिमागी नक्सल तो उन्होंने देश के लोगों को कहा है। जो इस देश में बेहतर व्यवस्था चाहता है वो दिमागी नक्सल है। जो इनसे सवाल करता है विकसित भारत के लिए वो दिमागी नक्सल है। जो इन्हें याद दिलाता है कि आज सरकारी स्कूल की जो है बदहाली हो रही है वो दिमागी नक्सल है। जो इनसे पूछता है कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं देश के 80 साल आजादी के बाद क्यों नहीं मिल रही, वो दिमागी नक्सल है। जो इनसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था पे बात करता है वो दिमागी नक्सल है। जो इनसे सवाल पूछता है कि राम मंदिर के नाम पे वोट मांग के आए थे और राम मंदिर के घर में डकैती डाल दी तुमने, उनके ही मंदिर में डकैती डाल दी, वो दिमागी नक्सल है। जो इनसे पूछता है कि आज जो है पर कैपिटा इनकम में भारत जो है बांग्लादेश से पीछे क्यों चला गया, वो दिमागी नक्सल है। जो इनसे पूछता है कि किसानों की आय दुगनी करने की बात करके उन्हें एमएसपी का दाम भी नहीं दिया, कौन समझा के चला गया डेफिनेशन? ये डेफिनेशन आपको किसने बताई कि दिमागी नक्सल का मतलब सरकार से सवाल करने वाला है? किसने बताई आपको? भाई आप किसानों ने प्रोटेस्ट किया, 3 काले कानून लाए, किसानों ने प्रोटेस्ट किया, क्या कहा भाजपा चंदा चोर पार्टी ने? उन्हें खालिस्तानी कहा, आंदोलन जीवी कहा, उन्हें जो है
आतंकवादी तक कहा। उसके बाद युवाओं ने प्रदर्शन किया जंतर मंतर पे 30 दिन तक शांतिपूर्वक तरीके से। क्या मांग थी उनकी कि पेपर लीक रुकने चाहिए? क्या कहा इन्होंने? किसी ने वायरस कहा, किसी ने पंचर लगाने वाला कहा इन जेनजी को, किसी ने उन्हें आतंकवादी कहा, किसी ने एंटी नेशनल कहा। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग तो ये विपक्ष के लिए ही करते हैं। जो इनसे सवाल करता है उनके लिए इस तरह के सवाल, इस तरह की शिवम त्यागी उपाधि जी, दी जाती है। जो डेफिनेशन कहीं नहीं नजर आती वो विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष सवाल पूछता है शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, आप उन्हें नक्सल डिक्लेयर कर देते हो, दिमागी नक्सल बताते हो। देखिए, सबसे पहले इस बात की शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने करी और उन्होंने कहा कि मैं भी दिमागी नक्सल। हालांकि ये देश पहले ही जानता है, वो ना भी लिखते तो भी पता ही है सबको वो दिमागी नक्सल हैं। पता नहीं इतना उस बात का ब्रांड करने की क्या आवश्यकता थी। दूसरा, इन्होंने कहा कि भाजपा वाले तो दिमागी नक्सल जब होंगे जब उनमें दिमाग का बीज होगा। दिमाग ही नहीं है, दिमाग हम में नहीं है। चुनाव दर चुनाव आप हार के गायब होते जा रहे हो, दिमाग हमारा खराब है। ये आ गए दिमागी कीड़े। भगवान ऐसे दिमागी कीड़े किसी को भी ना दे जो दिल्ली में पहले एक के ऊपर एक शराब लेकर आए और फिर उसको पी गए और फिर उसमें घोटाला कर लिया और फिर जेल चले गए। ऐसा दिमाग आप ही को मुबारक हो। अब आगे आता है, मैं सबसे पहले तो इस बात का विरोध दर्ज कराता हूं जो खड़गे जी ने भी कहा और जो इन्होंने भी कहा। इस देश के युवा को दिमागी नक्सल कहना बिल्कुल गलत है और ऐसा हम किसी को कहने नहीं देंगे। ये इनकी हैसियत नहीं है, ये इनकी औकात नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन हां, दिमागी नक्सल तो इस देश में है। पहले एक काम करते हैं, पहले उनकी डेफिनेशन और आपकी डेफिनेशन में फर्क है। मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, आप अपने आप समझ जाएगा। एक डेटा के अनुसार 2005 से 25 तक इस देश में नक्सल के हमलों में अप्रॉक्सीमेटली 8,900 लोगों की जान गई, जिसमें से 4,500 लोग सीआरपीएफ के जवान हैं। इतना भी मत गिरो राजनीति करते करते कि कल अगर प्रधानमंत्री जी कह दें कि इस देश के लिए आतंकवाद खतरनाक है तो अरविंद केजरीवाल भाग के आए और कहे मैं भी आतंकवादी। कम से कम डेफिनेशन तो ऐसी रखो भाई, क्या बेवकूफी है। छोटी छोटी बच्चियां छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे रेड कॉरिडोर में उन बच्चियों को उठा के ले जाते थे नक्सल वाले, जितने भी नक्सली थे, और उनको 15-15, 20-20 साल तक उनको कभी, आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कहा, नेल पॉलिश नसीब नहीं हुई, उनको हाथ में गन पकड़ा दिया, उसको ठीक किया। आपके प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से हजार नफरत है, आपके बस के चुनाव जीतना नहीं, आपको गाली देनी है दो। लेकिन अगर इस देश की फोर्सेस ने कुछ काम किया है और इस देश के लोगों ने कुछ काम किया है तो कम से कम तारीफ मत करो, तो इतनी बेशर्मी तो मत करो कि अपने आप को भी नक्सली बनाने लग जाओ। अब आ गया मेरे हिसाब से कौन नक्सली है, मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं, या फिर किसी के हिसाब से भी कौन नक्सली होना चाहिए। इस देश में खड़े होकर रात को सुबह 4 बजे आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलवाने वाला दिमागी नक्सली है। इस देश में यह कहने वाला कि मेरी नानी कहती थी बेटा मेरा राम ऐसे मंदिर में नहीं रहता जो किसी के मंदिर के ऊपर, मस्जिद के ऊपर बने, और मंदिर बनते ही एकदम हाथ जोड़ के मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं राम भक्त, ऐसा आदमी दिमागी नक्सली है। इस देश में जो भी नक्सल को यह कहता हो कि वो गांधीयंस विद गन है, वो दिमागी नक्सली है। इस देश की एकता अखंडता के लिए जो लोग बाहर जाकर पाकिस्तान में हिंदुस्तान को गाली देते हो, यूरोप में जाकर कहते हो कि इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है और डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन वेस्ट शुड इंटरवीन, वो दिमागी नक्सल है। इस देश में यह कहने वाला कि जो मंदिर जाता है वही बाद में फिर जो है लड़की छेड़ता है, वो दिमागी नक्सल है। जो इस तरह की बात करता है, जो देश को तोड़ने की बात करता है, जो धारा 370 हटाने का विरोध करता है, वो दिमागी नक्सल है। अब आते हैं बाकी चीजों पर। वो एक सवाल, हाँ। आपकी जो डेफिनेशन है उसमें भी तो आप भी तो विरोधियों को ही टारगेट कर रहे हैं। नानी का बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया, क्या राम मंदिर पर बयान देने से कोई नक्सली बन जाता है? नहीं। दूसरी बात, राहुल गांधी अगर विदेश में जाकर भारत की कोई बात करते हैं तो क्या आप उन्हें नक्सली कह देंगे? आप भी तो नक्सल की डेफिनेशन को डिग्रेड कर रहे हैं, जबकि नक्सल भारत की संप्रभुता पर चुनौती देने वाले हैं। अपने राजनीतिक विरोधी को अगर आप नक्सल कहेंगे तो आपके ही हथियार की धार कुंद होती है। नहीं, मैं मेरे विरोधी को नहीं कह रहा हूं भाई, आप इसको समझिए जरा। भारत को गाली देना विदेशों में जाकर और यह कहना कि वहां लोकतंत्र खतरे में है, यह मोदी जी या भाजपा का विरोध नहीं है, यह देश का विरोध हो रहा है। और अगर आप भाजपा को देश समझ रहे हैं तो बात अलग है भाई, यह मेरा विरोध नहीं है। आपको मोदी जी को तो दिन रात आप गाली देते ही हैं, दीजिए, लेकिन देश को तो मत दीजिए। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर को रोकने के लिए 24 वकील लग रहे हैं, 135 साल मुकदमा चल रहा है और देश की स्थिति इतनी खराब है कि 100 से ज्यादा लोगों को गोलियां मार दी गई,
और आपको लगता है कि भाजपा का विरोध है, तो आप गलत कह रहे हैं। इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं का विरोध है और उनका लेकिन वो फिर भी इसलिए जायज था, सबने अदालत का दरवाजा खटखटाया। नक्सल तो वो है जो ना आपके संविधान को मानते हैं, ना अदालत को मानते हैं, ना संवैधानिक व्यवस्था को मानते हैं, ना वोट के अधिकार को मानते हैं। तो कम से कम विपक्ष के नेताओं को यह कहना कम करेंगे, तब आपके नक्सली के आरोप में कोई दम रहेगा। तभी तो दिमागी नक्सल कहा। हर आदमी गोली लेकर आतंकवादी बनकर लोगों को मार नहीं रहा। कुछ लोग उस गनमैन के पीछे भी खड़े हैं जो उसको बौद्धिक समर्थन कर रहे हैं, वो है दिमागी नक्सली। और प्रॉब्लम उन वजह से है और वो हमारे बीच में ही रह रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, कोई सेन आदमी हिंदुस्तान में कैसे किसी आतंकवादी के लिए 4 बजे कोर्ट खुलवा सकता है? आतिशी मारलेना जी, जो एक जमाने में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, उनके जो फादर मदर हैं, उन्होंने दोनों ने पिटीशन साइन करी। अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है वाले इसी देश में हैं। इस देश में असम को चिकन नेक को काटने वाले इसी देश में हैं। तो ये क्या है भाई? और इनको पीछे से सपोर्ट करने वाला कौन है? वही दिमागी नक्सल है भाई। दिमागी नक्सल और नक्सल में सिर्फ इतना फर्क है, जो नक्सल है वो बॉर्डर्स पर जाकर लोगों को गोली मारता है, फोर्सेस को गोली मारता है, देश को अनस्टेबल करने की कोशिश करता है और किसी भी तरीके से इस देश में आतंक फैलाना चाहता है। दिमागी नक्सल वो है जो अपने घर में एसी रूम में 5 स्टार में बैठकर कॉफी लेकर उन्हीं आतंकवादियों को और उन्हीं नक्सलियों को समर्थन करते हुए लिखता है मैं भी दिमागी नक्सल। बस यही फर्क है। अनमोल पवार कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद राजन जी आपके पास। बड़ी चिंता हो रही है इन्हें कि भाई ये कह रहे हैं कि भाई नक्सल हमने खत्म किया। इनसे ये भी पूछ ले कोई कि देश के गृह मंत्री ने जो सीएपीएफ बिल 2026 पास किया था, आज सारे 11 लाख परिवार, वो जो हमारे सोल्जर्स हैं और उनके परिवार देख रहे होंगे इनका दोहरा चरित्र। सीएपीएफ बिल में इन्होंने उनसे जो है अधिकार छीन लिया शहादत का, दूसरा उनसे जो है पेंशन का अधिकार छीन लिया और उनसे तमाम ऐसे अधिकार छीन लिए जिसकी वजह से पिछले 10 साल से धक्के खा रहे हैं वो। ये इनके लिए जो सोफिया कुरैशी को जो है आतंकवादी बोलते हैं जिनके मंत्री, ये इनके लिए सम्मान है देश के सैनिकों के लिए। दूसरा ये कह रहे हैं कि जी हम विपक्ष वालों को भी नहीं कह रहे दिमागी नक्सल और हम खुद को भी नहीं कह रहे दिमागी नक्सल। तो भाई कह किसे रहे हो फिर? तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें खुद भी नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। भाई तुमने ऐसा क्या किया देश के विकास के लिए? केवल और केवल जनता को बेवकूफ बना रहे हो। पेपर लीक पे आप सवाल पूछते हो, ये अपना अलग ही शुरू कर देते हैं जी हमने फलाना काम कर दिया, ढिमका काम कर दिया। राम मंदिर पे चोरी पे सवाल पूछते हो, उन पे इनके पास जवाब नहीं होता। बेरोजगारी पे सवाल पूछते हो, उन पे इनके पास जवाब नहीं होता। महंगाई पे पूछते हो, उन पे इनके पास जवाब नहीं होता। केवल आपको जो है इस मुद्दे में भटका के समय बर्बाद करना ये काम अच्छा लगता है। लेकिन अर्बन, हाँ एक मिनट, उनको भी दूसरा चांस दिया, मुझे दीजिए। आ रहे हैं आपके पास, मतलब आ रहे हैं आपके पास। मतलब मुझे टाइम के लिए इतनी भीख मांगनी पड़ रही है, इतना तो पाकिस्तान नहीं मांगता। रुकिए रुकिए, नहीं भाई ऐसा मत करो। 10-20 सेकंड। राजन जी सवाल ये है, ये अर्बन नक्सल। अरे रुक जाइए सर 10 सेकंड। अरे भाई साहब रुक जाइए एक बार, उनको डिबेट में लाने दीजिए। राजन साहब, अर्बन नक्सल क्या राजनीतिक विचारधारा का एक मुद्दा हो सकता है जिसपे आप सत्ता का विरोध कर पाएंगे? आप पवन जी देखिए, नक्सलवाद को समझने के लिए पहले आइए हम चलते हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जहां नक्सलबाड़ी एक जगह है और वहीं से इस शब्दावली का निर्माण हुआ है जिसको नक्सलवाद कहा जाता है। नक्सलबाड़ी जगह में क्या हुआ था, क्यों विरोध किया गया, नक्सलवाद शब्द क्यों पैदा हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई? जमींदारों के खिलाफ जो मजदूर शोषित थे, शोषण जिसका हो रहा था, और छोटे छोटे किसान जो शोषण का शिकार था, उसने आंदोलन किया था अपने शोषण के खिलाफ। नक्सलबाड़ी जो जगह है वहीं से नक्सलवाद निकला है, संघर्ष की गाथा है उसकी। अच्छा, लंबी फेरिस्त करेंगे। लंबी फेरिस्त नक्सलबाड़ी में खड़े होकर मैंने रिपोर्टिंग की है जहां माओ लेनिन की मूर्ति लगी है, वहीं हमने लोगों को नक्सलबाड़ी आंदोलन का समझिए, पहले पता चलेगा माओ और लेनिन की तस्वीर के सामने लोगों को हमने वहां पर वोटिंग लाइन में अपने प्रतिनिधि चुनते हुए सुना है। उसको आप कैसे ग्लोरीफाई कर सकते हैं? आप नक्सलबाड़ी को ग्लोरीफाई करके क्या साबित करना चाहते हैं? साबित नहीं करना चाहता हूं, मैं तो बताना चाहता हूं, भाजपा के प्रवक्ता को मैं कहना चाहता हूं कि आप जिस शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, जिस जगह पर यह शब्दावली का प्रयोग हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, ठीक उसके पहले क्या हो रहा था? सीजीपी जो आंदोलनरत था, देश का युवा जो रोजगार मांग रहा था, शिक्षा व्यवस्था में सुधार मांग रहा था, पेपर लीक का जवाब मांग रहा था, तमाम मुद्दे जो जिनको 2 करोड़ नौकरियों साल में देने के वायदे किए थे, वह जवाब सवाल कर रहा है सरकार से। उसको आप अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सलवाद से के पर्याय मानते हैं आप, जो सरकार से जवाब मांग रहा है।
विपक्ष को तो न जाने लंबी फेहरिस्त है कि आपने क्या क्या किया। जब देश का युवा सरकार से आमने सामने प्रश्न कर रहा है, विपक्ष की भूमिका में वो अपनी बात रख रहा है, आप इस बात से सहमत है? दिमागी नक्सलवाद का प्रयोग किया है। युवाओं को अर्बन नक्सल कह रहे प्रधानमंत्री, दिमागी नक्सल युवाओं को कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं इतिहास में इसलिए गया था कि उस इतिहास को समझिए क्यों हुआ था। और आज के समय में जो दिमागी नक्सल कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है? कौन लोग हैं जो सरकार से जवाब तलब कर रहे हैं, जो सीधे आंखों के सामने जवाब तलब कर रहे हैं? ये लंबी फहरिस्त है। इसको जानना समझना होगा कि सरकार का विरोध क्यों किया जा रहा है, सीजीपी क्यों आंदोलनरत है। उसका एक कॉन्टेक्स्ट ये भी था कि सदन नहीं चला और सदन के बाहर प्रदर्शन चला, कहते रहे कि चर्चा करो चर्चा करो, चर्चा नहीं हो पाई और कहा गया कि सदन को जंतर मंतर बना दो और जंतर मंतर को सदन बना दो। यही तो एक एनार्की लाने की कोशिश हो रही है ना नैरेटिव में। देखिए लोहिया जी को मैं यहां कोट करना चाहता हूं, संसद भवन उन्होंने कहा था जब सड़कें सूनी हो जाती है संसद आवारा हो जाती है। यह आंदोलन लोकतंत्र की भूमिका, बड़ी भूमिका में है आंदोलन। आंदोलन ये कह रहे हैं कि उसका होना चाहिए जो उग्र है, शोर होते रहना चाहिए ताकि संसद कम से कम चलती रहे। लोहिया जी चलती नहीं रहे, वो सही रास्ते पर चले। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि भैया मेरा आपसे निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी क्या शब्द यूज करेंगे, इसकी आजादी हमारे पास ही रहने दो। आपकी भाषा भी हम यूज, प्लीज बीच में नहीं, लेकिन किस संदर्भ में नहीं, रुकिए ना, क्योंकि अगर आपसे ये सीखने लगे तो हर रोज सुबह उठ के आपकी तरह एक चुनाव हार जाया करेंगे, फिर रोया करेंगे। ये नहीं करना। चुनाव जीत रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या हो गया? ये चुनाव कैसे जीता जा रहा है ये भी जनता के सामने है। प्रोफेसर साहब भोपू की तरह बजना नहीं है, एक एक करके बात कर ले। नहीं आप बात कीजिए ना। अब आगे परिभाषा नहीं चाहिए थी। इन्होंने जो कहा इनके बेसिक फाउंडेशन में ही प्रॉब्लम है। कोई भी आदमी लोकतांत्रिक सेटअप में अपने अधिकार मांगता है शांतिप्रिय तरीके से, जैसे एक लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए, स्वीकार है। लेकिन कोई भी आदमी पवन नारा के सामने आकर या फिर उस बच्ची के सामने आकर या फिर इस बच्चे के सामने आकर यह कहे कि या तो मेरी बात मान वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। बहुत सॉरी, ये कोई संघर्ष नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये अराजकता है और इसको कोई नहीं चलने देगा। और उसी को खत्म किया है हमने। अब अंत में आना चाहता हूं, प्लीज रुको ना भाई, प्लीज रुकिए ना। ये संपूर्ण क्रांति कहा गया था। देश का युवा उसके अच्छा एक बात तो बताइए मुझे, आज भी जो ये मेरे बीच में हर 10 सेकंड में ऐड की तरह क्यों आ जा रहा है? उसको आप दिमागी नक्सल कहेंगे क्या? सरकार से जो सवाल करे उसको दिमागी नक्सल कहेंगे? मैं बीच में नहीं चिल्लाना चाहता। अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं। इस देश का युवा इस देश के लिए आर्टिकुलेटली काम करने में, दिन रात आगे बढ़ने में, मेहनत करने में, पढ़ने में, इन सब चीजों में लगा हुआ है। उसको जबरदस्ती नक्सल से और दिमागी नक्सल से जोड़कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी बंद कर दो। तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम चुनाव जीत पाओ। इनके बस के चुनाव जीतने नहीं है, इनकी बीच की जनता में जाना नहीं है। चारा खाते हो, घोटाला करते हो, देश का युवा रोजगार मांग रहा है, बच्चों को दिमागी नक्सल समाजवादी पार्टी से करने की कहानी है। चुनाव की बार बात हो रही है ना, यूपी में सबसे बड़ा चुनाव है अभी 27 में। चुप हो जाता हूं, आप रोक नहीं पाए इनको, लगातार वो मेरे बीच में बोलते ही रहे। एक बात पूरी कीजिए। नहीं अब तो बुलवा लीजिए, उन्हीं से बाद में बोल लूंगा। यूपी में सबसे बड़ा चुनाव है, क्या इस तरह दिमागी नक्सल जैसे शब्दों का इस्तेमाल आपकी यूपी की लाइन लेंथ को कहीं प्रभावित करता है? ये कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि ये डिरेल करने के लिए दिमागी नक्सल शब्द दिया गया है। क्या जमीन पर भी इसका कोई असर है? देखिए, दिमागी नक्सल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जब 15 अगस्त के दिन, तो प्रधानमंत्री जी ने सीधा कहा दिमागी नक्सल किसको कहा, क्यों कहा, यह नहीं बताया। अब दादा कोडके की भाषा तो माननीय प्रधानमंत्री जी जान सकते हैं कि उनके बाद की 2 भाषाएं होती हैं। किया जो है 370 के खिलाफ, बाद में उसको किरण रिजिजू ने क्लियर किया कि नहीं, उनके कहने का मतलब यह था। अभी तक टेलीप्रॉम्प्टर ही चलता था, अनुवादक भी लेके चल रहे, खैर उसमें कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, हम दिमागी नक्सल हैं, लेकिन सीसी नक्सल नहीं है, चंदा चोर नक्सल कतई नहीं है। हम हैं। अगर हमारा प्रश्न पूछना, अगर हम अपने अधिकार की बात करते हैं, अगर हम नक्सल, हम दिमागी नक्सल है तो हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था आंदोलन करने वालों को आंदोलन जीवी परजीवी कहा था। ये क्या जाने आंदोलन को, आजादी की लड़ाई में जब ये आंदोलन में भाग लिए हो तब तो जानते होते कि आंदोलन क्या होता है। भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए किस तरह का आंदोलन किया था। इन्हें क्या मालूम है आंदोलन का मतलब? इन्हें, ये तो नफरत का बीज बोने वाले लोग, ये तो सत्ता के लालच में अडानी और अंबानी के
के कदमों पर जाकर के घुटने टेकने वाले लोग ये आंदोलन के बारे में जाने। उसी अंबानी की शादी में अखिलेश यादव भी गए थे। सुन तो लीजिए, उसी अंबानी की शादी में अखिलेश यादव भी गए थे। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उसी अंबानी को थर्मल पावर प्लांट यूपी में दिए गए थे, छोटे भाई को, जो आजकल कहीं नहीं है। हमने तो कहीं डांस करते हुए भी लोगों को देखा है, हाँ। इजराइल में जाकर के वैसे गाली कमर पे हाथ रख करके डांस करते हुए भी देखा है। तो क्या कहते हैं, वो नचनिया है। हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से जेनजी क्या किसी महिला को आप नचनिया बोल रहे हैं? जेनजी कुछ कह रहे थे आपने। माननीय शिवम जी, बिल्कुल शिवम जी, करते देखा। ये सारी चर्चा सुनने के बाद मुझे एक याद आ रहा है, एक मिनट, विपक्ष, एक सेकंड सर, बात पूरी हो विपक्ष ने कहा था कि चौकीदार चोर है, तो सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। ये आपका फार्मूला आप पर लगा रहे हैं। यहां नक्सली की डेफिनेशन छोड़ के नक्सल को युवा बता रहे हैं, चंदा और चोर आपके नक्सली कह खिलाफ रहे हैं हम। हर किसी को कह रहे हैं कि मैं भी नक्सल। कल आपको पता चलेगा कि यूट्यूब पे एक पेज खुल गया कि मैं भी दिमागी नक्सल। दो तीन, एक दो साल, प्लीज बीच में नहीं। पवन जी, पवन जी, एक देखा, गलत देख बात। रहे हो, देख रहे- ये एक- आपका ही नहीं, फॉर्मूला नहीं। आप पर अप्लाई कर युवा- रहे हैं। एक दो साल बाद, एक सेकंड, हाँ, एक दो सोशल मीडिया साल पर ट्रेंड हो बाद, रहा है। एक दो साल बाद अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी को वृद्धावस्था पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। वो अपने नारे भी नहीं लिख सकते, उसमें भी कॉपी करनी है इनको भाजपा की। तो कॉपी भी करते तो कम से कम ढंग की करते। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, नक्सल और चौकीदार की कोई बराबरी नहीं हो सकती। नक्सल इज इक्वलेंट टू आतंकवाद। इनफैक्ट हिंदुस्तान में आतंकवाद हमले में कम लोग मरे हैं जिससे ज्यादा नक्सल में मरे हैं। तो आप किस टर्म को उठाकर कहां चिपकाने की कोशिश कर रहे हो, क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो, इस देश के लोग समझ रहे हैं। आदरणीय सभी समझ प्रधानमंत्री रहे जी, हैं। मतलब वो एक वही वाली मिनट, बात हो गई कि मेरी बात को पूरे देखिए, बीच में आपके नहीं बोले थे, है ना? मैं नहीं बोला था, ठीक है। ये चंदा चोर बताने चले हैं, जिन्होंने जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में जाकर के चंदा चोरी की, जिसकी कसमें खाते थे, जिसके बात नाम तो की है रोटी वैसे। खाती थे, ये चंदा समाजवादी चोर, मनोज चौधरी जी, ये चंदा चोर आपका नक्सल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कितने सब्र से इंतजार किया है। 20 पाठशाला मिनट। के अब तो मनोज बोलने चौधरी दो। जी से पाठशाला सुनेंगे। के चंदा चोर ये सर। बताएंगे। यूपी के चुनाव में जी चंदा चोरी की बात अखिलेश यादव की टीम लगातार कर रही है। जी चाहे नक्सलवाद का मुद्दा आ जाए, चाहे जेनजी आ जाए, इनका मीटर घूम के चंदा चोरी पे आ जाता है। यूपी के चुनाव में जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है नक्सलवाद का जिक्र करके आप डिरेल करना चाह रहे हैं आंदोलन को, जेनजी वाले आंदोलन को डाइवर्ट करना चाहते हैं। क्या यूपी के चुनाव में चंदा चोरी मुद्दा होगा या दिमागी नक्सल? अच्छा, हमने जब ये डिबेट शुरू करी पवन जी, आपने खड़गे साहब का वो भाषण चलाया, उनके पैर ठीक है? दिमागी नक्सल से पूछ रहा हूं, पैर ठीक है? क्योंकि 6 छंद के लिए खड़े होने के उनके पैरों में ताकत नहीं थी, लेकिन इतना लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए उनके पैरों में ताकत है। यह है दिमागी नक्सलवाद। यहां से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। इनके तत्कालीन पूर्व गृह मंत्री ने खड़े होकर कहा, कांग्रेस वालों ने, सबसे पहले हमने तो नहीं कहा था, प्रधानमंत्री जी ने जिस संदर्भ में कहा उनके लिए तो नहीं कहा था, उन्होंने खड़े कहा कि मैं भी दिमागी नक्सलवाद हूं। दिमागी नक्सलवाद ये भाजपा का विरोध करते करते, प्रधानमंत्री का विरोध करते करते ये लोग ये भूल गए कि देश की सुरक्षा का विरोध करने लगे या देश का विरोध करने लगे। कल को यदि प्रधानमंत्री जी ये कह दे कि शौच के बाद में हाथ धोना जरूरी है, तो ये 10 तर्क ले आएंगे कि नहीं 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 धुलना चाहिए। ये तो जेएनजीओ के खिलाफ है, ये तो डॉक्टरों के खिलाफ है। कोई पूछने लगे क्या जी क्यों? क्या जी हाथ यदि साफ कर लेंगे तो डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा। ये तो जो जेएनजी आगे डॉक्टर बनेंगे, इनका तो बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा, उनके पास में कोई बीमार होकर जाएगा ही नहीं। ये है नक्सलवाद। ये दिमागी नक्सलवाद 2010 से लेके 2014 तक 125 से लेके 140 जिलों में जो ये नक्सलवाद सक्रिय थे उनको खत्म किया। 2026 में जो रिपोर्ट दी गई वो पूर्णतः समाप्त हो गया। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, दिमागी नक्सलवाद पे हमला क्या होता है और केंद्र की सरकार ने उस पर क्या किया है। डीआरजी के साथ में जोड़ के, उनको मुख्य धारा में जोड़ के, जो उनके अनुभव जो थे उनको साथ में जोड़ के और देश की सुरक्षा के साथ में उनको जोड़ के नक्सलवाद को खत्म किया। ये किया केंद्र की सरकार ने। अब दिमागी नक्सलवाद, इन्होंने तो मोदी जी का विरोध करना, आप करिए, आप विपक्ष में करिए, लेकिन आप देश का विरोध मत करिए। आप इन नौजवानों को गुमराह मत कीजिए। ये आपसे ज्यादा दिमागदार है और आपसे ज्यादा पढ़े लिखे और आपसे ज्यादा देशभक्त है। ये आपकी तरह ओछी राजनीति के लिए हर मुद्दे को डाइवर्ट करके देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ में समझौता किसी भी रूप में नहीं कर सकते। पवार साहब ये कह रहे हैं कि जेनजी है, जितना समझदार ये सरकार के विरोध में है उतना ही समझदार विपक्ष की राजनीतिक सोच को परखने में है।
भाई आप मुझे बताओ, देश में कोई भी आदमी जो है वो देश का विरोध क्यों करेगा? सवाल तो करेंगे ना। अरे अगर आप लोगों के पेपर लीक होंगे तो क्यों ना सवाल करें? 12 साल में अगर 150 पेपर लीक होंगे तो आप बताओ सवाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? अगर सरकारी स्कूल जो है लगातार बंद हो रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट कह रही है कि 20 स्कूल डेली बंद हो रहे हैं, तो सवाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? अगर सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा तो सवाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? अगर बांग्लादेश से ज्यादा इंडिया की पर कैपिटा इनकम घट गई तो सरकार से सवाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? भाई अगर ये कहते थे कि जो है हम अर्थव्यवस्था को यहां से वहां पहुंचा देंगे, अगर आज गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, तो किससे सवाल करें? करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? बताओ। जो राम मंदिर पे वोट मांग के आए थे, अगर उनके कार्यकाल में वहां डकैती डल रही है और डकैतों को बचाया जा रहा है, तो सरकार से सवाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? बताओ। यहां की सरकार से करें या अमेरिका की सरकार से करें या बांग्लादेश की सरकार से? बताओ किससे करें हम? किसने भाई रोका? भारत की सरकार से ही तो करेंगे ना सवाल। सवाल तो भारत की सरकार से ही करेंगे ना। अगर हम उनसे सवाल करें तो फिर वो किसान अगर सवाल करें, जब 1000 किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर में यहां से 10 किलोमीटर दूर शहादत दी, जब 3 काले कानून लाए, तो किससे सवाल करते किसान? ये बताओ ना। एमएसपी का दाम देने की बात करके आए थे, आज तक उन्हें दाम नहीं दिया। आय दुगनी करने की बात करके आए थे, आज तक उनकी आय दुगनी नहीं करी। अगर वो सवाल करें तो क्यों उन्हें खालिस्तानी बोला, क्यों उन्हें आतंकवादी बोला और क्यों उन्हें आंदोलनजीवी बोला? ये सरकार बताए ना। जब आप लोग वहां 30 दिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और संसद से 200 मीटर दूर इनका पूरा मंत्रिमंडल बैठा था, तो क्यों झांकने नहीं गया वहां? क्यों उनसे सवाल पूछने नहीं गया कि आपकी क्या समस्या है, हम समाधान देंगे? और अगर वो सवाल करें तो उन्हें ये युवाओं को वायरस बोलते हैं, 22 सवाल हो गए आपके। देशद्रोही बोलते हैं। 22 सवाल गिनवा दिए। 22 सवाल गिनवा दिए। कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल पूछने पर हमें नक्सल कह रहे हैं। 36 अकेले इन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों ने 500 स्कूल बंद कर दिए, रोड टावर वो तोड़ना तो छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार ने हजारों किलोमीटर की सड़कें बनाई, एटीएम बनाए, स्कूल खोले, दूर दराज इलाकों में उन्होंने साधन पहुंचाए। आज तभी तो नक्सलवाद खत्म हुआ। वो तो खत्म कर दिया केंद्र सरकार ने, लेकिन इन दिमागी नक्सलियों के दिमाग में से गंद कौन निकालेगा? इनके गंद निकालेगा यही जेनजी, जब इनसे सवाल पूछेगा। सवाल वो कह रहे हैं कि हम तो सत्ता से सवाल पूछे। जी बिल्कुल ठीक बात है। इन्होंने जितनी भी बातें कही मैं पूरे तरीके से सहज स्वीकार करता हूं कि हां सवाल पूछे जाने चाहिए। उन्होंने 22 पूछे, मैंने 22 सेकंड के लिए भी तो नहीं रोका। लेकिन और हिंदुस्तान में जो गलत चीज है उस पर डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन मेरा बच्चों से सवाल है कि आजाद हिंदुस्तान के बाद से 60 साल तक हिंदुस्तान में मात्र 7 एम्स थे, भाजपा ने 12 साल में 23 बना दिए। तारीफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए। इस देश में, हिंदुस्तान में, जब भाजपा सरकार में आई 2014 में, हिंदुस्तान के 60 साल के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ 431 जो है वहां पर मेडिकल कॉलेज थे, उनको 850 कर दिया मात्र 12 साल में, डबल। तारीफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हिंदुस्तान में जब भाजपा आई सिर्फ रोड नेटवर्क था 78,000 किलोमीटर का, आज उसको बढ़ाकर 1.5 लाख किलोमीटर कर दिया, 12 साल में डबल। जो 60 साल में हुआ था वो 12 साल में हुआ। तारीफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसके अलावा आईआईटी अगर 16 थे पूरे 60 साल में, 12 साल में उनको बढ़ाकर 23 कर दिया। तारीफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और अब आगे आइए। इन्होंने कहा जीडीपी, हिंदुस्तान 6.4% की स्पीड से बढ़ रहा है जीडीपी ग्रोथ से। अमेरिका 4.5, दक्षिण कोरिया 2.5 और जापान इसके अलावा 4.5। जितनी भी टॉप 5 कंट्रीज है सारी उठाकर देख लीजिए, सब हिंदुस्तान से कम बढ़ रहे हैं। हाँ, हम काम कर रहे हैं इसमें और इस पर तारीफ भी होनी चाहिए, कोई मना नहीं कर रहा। अब आते हैं पेपर लीक पर। हां बिल्कुल, पेपर लीक पर सवाल तो होना चाहिए, लेकिन बाबू झारखंड में भी होना चाहिए। जबान सिल जाती है क्या वहां? या दिल्ली दिल्ली देखते हो आंखें खुलती है दिल्ली और उसके बाद आंखें बंद? बोला करो। झारखंड में अभी बच्चे धरने पर बैठे थे, उन पर 600 एफआईआर हो गई, 100 हुई नाम दर्ज और 500 हुई बिना नाम के। बच्चियों को मारा पीटा, वो एफआईआर अभी तक विड्रॉ नहीं हुई। किसी एक आम आदमी पार्टी के नेता का ट्वीट अगर मुझे दिखा दे तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। जो दिल्ली के लिए 500 बार बोल रहा है, झारखंड के लिए जबान क्यों नहीं खुल रही? किसी और चीज के लिए नहीं, स्पेसिफिकली एफआईआर वापस देने के लिए। कल परसों ये हमारे जो है राहुल गांधी जी यहीं दिल्ली में बैठ के नौटंकी कर रहे थे एक बच्चे को लेकर। ये एक बच्चा आपको दिल्ली में दिख गया और जिन 600 बच्चों पर झारखंड में एफआईआर है उसके लिए बोलोगे या चुप हो जाओगे? क्योंकि वहां सरकार है तो चुप बैठ जाते हैं। झारखंड में पेपर लीक हो तो चुप बैठ जाते हैं, पंजाब में पेपर लीक हो तो चुप बैठ जाते हैं, कर्नाटका में पेपर लीक हो तो चुप बैठ जाते हैं। क्यों नहीं करवाते रेजिग्नेशन? दिल्ली में तो हुआ रेजिग्नेशन, झारखंड में एज इट इज करा देते। अगर करना है बराबरी तो बराबर करिए, ड्रामा मत करिए इस तरह। राजकुमार राजन जी, आप भी सहयोगी हैं झारखंड में और आम आदमी पार्टी भी सहयोगी है। सवाल मेरे मैं कह रहा हूं, दे दीजिए। जब दिल्ली में यह सब प्रदर्शन हुआ तो कहा गया कि एफआईआर नहीं होनी चाहिए। सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आया,
बिहार सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी किया कि एफआईआर वापस लेंगे शाम 6 बजे तक की। लेकिन जब झारखंड में छात्रों पर एफआईआर होती है तब सेलेक्टिवली चुप्पी क्यों हो जाती? क्या दिल्ली का छात्र है, केंद्र का वीआईपी छात्र है और झारखंड का बेचारा गरीब है, उन्हें तो एफआईआर भुगतेगा, उसको तो सिंघवी वाला फोन भी नहीं आएगा कि सिंघवी को कनेक्ट टू सिंघवी। सुना था राहुल गांधी जी कह रहे थे, वो तो सिंघवी जी का नंबर भी नहीं हासिल कर पाएंगे सर। पवन जी, आपने देखा होगा कि झारखंड में जो छात्र आंदोलनरत थे उन युवा छात्रों के साथ मेरी पार्टी और तमाम कार्यकर्ता उसके साथ थे। हमने जवाब तलब किया, सरकार से अनुरोध किया कि जो मांग है उसको पूरा किया जाना चाहिए। आप बीच में बोलेंगे, जवाब लेने दीजिए। शिवम जवाब, आप लैंग्वेज का फर्क देखिए। बीच में बोलेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, दिन रात यही ड्रामा था ना। अरे 20 दिन तक अनुरोध किया था। झारखंड में मैंने अनुरोध नहीं चाहिए, इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा चाहिए। मांग रहा गृह मंत्री से, लड़ने लग गए। क्यों नहीं जवाब देते? आप इस्तीफा नहीं मांग रहे। झारखंड के बच्चे नहीं है, 20 दिन तक तो झारखंड का पेपर लीक नहीं है। उनसे सवाल पूछ रहा हूं। देखिए बीच में क्योंकि इन्होंने जवाब देना ही नहीं है। सवाल यह है पवन जी, जलेबी नहीं बनानी है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ जवाब कि बिहार में छात्र आंदोलन रद्द था, उस पर AK-47 चलवाया गया। किसने चलाया था? किसने उस अधिकारी को आदेश दिया था? क्या भाजपा की सरकार स्वीकार करेगी? इसकी सरकार है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज तक जिम्मेदारी नहीं ली गई है। AK-47 धुआंधार चलाया गया, कोर्ट में झारखंड का नाम भी लेने से डर रहे कितने पैसे मिलेंगे तो भाजपा की सरकार। आपके लिए मैं बिहार पे सवाल पूछूंगा, झारखंड का जवाब आप दीजिए। क्या आप चाहेंगे, झारखंड सरकार को अनुरोध करेंगे कि छात्रों का भविष्य एफआईआर में खराब ना किया जाए? वहां तो पत्थर भी नहीं चले और गालियां भी नहीं दी गई। पवन जी, जैसे ही झारखंड में छात्र आंदोलनरत हुए, सरकार ने 5 सदस्यीय टीम बना के गठित करके तुरंत जो वहां का अधिकारी था उसको गिरफ्तार किया गया हो चुका था और छात्र के तमाम मांगों को हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। ये तो दिल्ली में भी हो गया था सारा। देखिए, समाजवादी पार्टी वाले बड़े सब्र से इंतजार किया, अब उनको सुन लेते हैं। आ रहा हूं। इन्होंने जो झारखंड की बात की और दिल्ली से तुलना करी, हमने देखा, हमारी तो सरकार नहीं है वहां पे, लेकिन देखा डे 1 से छात्रों से लगातार सरकार बात कर रही थी, बराबर उनके समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन यहां पर क्या था? यहां पर क्या था? क्यों नहीं बात कर रही थी? अरे झूठ की पाठशाला आप चलाते हो। लेकिन यहां पर 20 दिन तक लड़के यहां बैठे रहे, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा बात करने के लिए नहीं आया। लेकिन और दूसरी चीज, अभी इन्होंने मेडिकल कॉलेजेस के नाम बताए कि इतने मेडिकल कॉलेज यहाँ, इतने एम्स, ये वो सारी चीजें इन्होंने बताया। 73 मेडिकल कॉलेज जो उत्तर प्रदेश में बने हैं, 11 अभी बताया, आपने बताया इतने मेडिकल कॉलेज आपकी सरकार बताती है, संख्या दी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, सबकी सरकार बताती है। बताइए नहीं 11, पहले इनके 11 आप बता दें, 11 का नाम, पहले इनको सुन नहीं 11 के नाम आप बता दें। बोले जा रहे हो भाई। अरे क्यों बोले? आपकी सरकार झूठ बोलती है क्या? 73 मेडिकल कॉलेज उन्होंने किया है कि हमने 73 मेडिकल कॉलेज बनाए उत्तर प्रदेश के अंदर। 11 के नाम बताइए आप। 73 मेडिकल कॉलेज नहीं बने हैं। केवल जो सदर हॉस्पिटल है वहां पर ले आकर के बोर्ड लगा दिया गया है कि यह मेडिकल कॉलेज है। हम बताएंगे हमने 4 मेडिकल तो बाकायदा सीट अलॉट होती है सर, कहने से मेडिकल कॉलेज हो जाता है। अभी पूरा ही नहीं है, केवल कागजों पे है, केवल कागजों पे है। मेडिकल कॉलेज का मतलब होता है कि वहां पठन पाठन से लेकर के मेडिकल कॉलेज के सारे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। अभी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं। हमने बनवाया, बहराइच में बनवाया, हमने बनवाया, बदायूं में बनवाया, हमने बनाया, गाजीपुर में बनाया, बकायदे जमीन हमने अधिग्रहण करके बकायदे मेडिकल कॉलेज को मेडिकल कॉलेज की तरह से बनाया। हमने लखनऊ के अंदर लोहिया हॉस्पिटल बनाए। ये सब झूठ के पाठशाला के झूठे विद्यार्थी यहां आकर के अपने सरकार का बखान करते हैं, झूठ बोलते हैं लोग। अनमोल पवार जी, देखिए अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता के, जी फलाने स्कूल बना दिए, फलाने अस्पताल बना दिए। अभी ये कल राजस्थान की सरकार से पूछा तो राजस्थान की सरकार ने कहा कि 611 स्कूल तो बने हुए हैं कागजों पे, लेकिन बिल्डिंग नहीं है, बस इतनी सी दिक्कत है। दूसरा अस्पताल की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश में इन्होंने एक अस्पताल बनाया, 100 बेड का अस्पताल बनाया भाई साहब, 87 उसमें डॉक्टर हैं, 100 के आसपास स्टाफ है, 6 साल से उन्हें सैलरी मिल रही है सारी, लाख 2-2 लाख रुपए सैलरी मिल रही है एक डॉक्टर को, लेकिन केवल कागजों पे है, वीरान बिल्कुल बंजर जमीन है। ये है इनकी हकीकत शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की। सुल्तानपुर में हमारे नेता संजय सिंह जी ने दिखाया किस तरह से
तबेले में जो है स्कूल चल रहे हैं, ये स्कूलों का हाल है, केवल कागजों पे है, कुछ नहीं है। और दूसरा ये कह रहे थे कि जी झारखंड पे भी बोला करो, अरे झारखंड के बच्चों की मांगों के साथ पहले दिन से खड़े थे, जो जिम्मेदार हो, जिसका इस्तीफा लेना हो लो, जो भी हो उस पर कार्रवाई करो। लेकिन ये बात तो सच है ना? एक सेकंड जुबानी समर्थन था। नहीं, एक सेकंड। यहाँ जो संजय सिंह से लेकर आपके सारे जो दिल्ली सरकार में मंत्री रहे, हर रोज यहाँ जंतर मंतर पर हाजिर लगाते थे, एक नहीं गया वहां पे। मैं बता रहा हूं, क्या इसलिए कि हेमंत सोरेन को गुलदस्ता देने अरविंद केजरीवाल? नहीं, मैं बता रहा हूं। देखिए, पहली बात तो आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता वहां आंदोलन में शामिल थे पहले दिन से, पहली बात। कहां? दूसरी, झारखंड में, बिल्कुल। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, मैं तो नाम भी बता सकता हूं। दूसरी बात, हम तो इन्हें ये कह रहे थे कि भाई साहब हमारे लिए झारखंड का बच्चा भी वैसा ही है, उत्तर प्रदेश का बच्चा भी वैसा ही है, मध्य प्रदेश का भी है। यहां से शुरू करते हैं, नोएडा से। उत्तर प्रदेश में 40 पेपर लीक हुए, चलो योगी के पास। फिर मध्य प्रदेश में 40 पेपर लीक हुए, फिर वहां चलो। फिर गुजरात में 40 पेपर लीक हुए, वहां चलो। फिर राजस्थान में 40 पेपर लीक हुए, वहां चलो। और फिर झारखंड भी चलेंगे। ये तैयार नहीं हुए, ये तैयार नहीं हुए। झारखंड, ये झारखंड पर बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पूछ लो। समाजवादी पार्टी ने जवाब है उसमें पूछ लो इनसे। समाजवादी उसमें इनके पार्टी मुंह में दही क्यों जमती है? एक सेकंड शिवम, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि यूपी में आपने सिर्फ बोर्ड बदल दिया, सदर अस्पताल को मेडिकल कॉलेज कह के इतिश्री कर दी। पवन जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा। ये इसका अत्याचार नहीं, मैं बीच में नहीं बोला। कह दिया कि दरभंगा एम्स बन गया है, वहां खुदा भी नहीं था। मैं बीच में नहीं बोला। हमने उत्तर प्रदेश में 3 यूनिवर्सिटीज और 73 कॉलेजेस बनाए, और नाम भी बता के जाऊंगा। मेरे जो सबसे एंड में, बस उनसे मेरा एक सवाल पूछ दो, पंजाब में पिछले 5 साल में कितने बनाए? मैं जवाब दे दूं? अरे कल दोगे दो? अरे इसी पे कितने नाम चाहिए? रुको मैं बता रहा हूं। अब अरे रुक तो जाओ, सवाल जवाब तो सुन लो, बेचैन हो रहे हो। नहीं कह रहे हैं, जवाब तो मैं जवाब दे रहा हूं, कह रहे हैं नहीं, जवाब दे रहा हूं, नहीं सुन लो। ब्रो, सुन तो लो भाई साहब, इन्हें दवाई दो, पेट में दर्द हो गया इनके, दवाई दो इन्हें, जवाब देने दो, मैं बता रहा हूं। और बच्चों करना, झूठ बोलेंगे, सुनो, चेक कर लेना, इन्हें कुछ नहीं पता। 341 नए सरकारी स्कूल एक दिन में खोल के रिकॉर्ड बनाया था हमने, वर्ल्ड नाम बता रहा हूं। इंदिरापुरी सेक्टर 32 लुधियाना, पंजाबी इंदिरापुरी। अब ये बीच में ऐसा है, इन्हें पता है, एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए सुन नहीं रहे। कॉलेज यूनिवर्सिटी, हाँ, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। देखिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी हमने बोले हैं, मदर एंड चाइल्ड केयर गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्पिटल जगरांव नवंबर 2022, चाइल्ड एंड विमेन गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्पिटल बुढ़लाला मानसा जून 2023, गवर्नमेंट हॉस्पिटल श्री चमकौर साहिब अगस्त 2025, संत अतर सिंह जी महाराज हॉस्पिटल चीमा संगरूर अप्रैल 2026। 1000 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक, और अब मैं स्कूल भी बताऊंगा। इंदिरापुरी सेक्टर 32 लुधियाना में मार्च 2024 में, किडवाई नगर लुधियाना में 2 अगस्त 2026 में, मिलरगंज लुधियाना में 2 अगस्त 2026 में, अमृतसर में 13 एक दिन में मार्च 2024 में, पटियाला में 100 अप्रैल 2024 में। और रुको, अभी बताएंगे इन्हें हम। BR अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मोहाली में 100 बेड का हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास, देश में पहला ऐसा। गुरु गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर में 150 से सीट बढ़ा के 250, होशियारपुर में शहीद उधम सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट 100 सीट का 23 एकड़ में, संगरूर में संत अतर सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 100 सीट का, मलेरकोटला में नवाब शहर मोहम्मद खान गवर्नमेंट हॉस्पिटल 100 सीट का माइनॉरिटी कॉलेज, नवा शहर शहीद भगत सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बरनाला में कलान विलेज में 50 एकड़ का 300 करोड़ का। अब तुम बताओ, तुमने कितने खोले हैं? बताओ उत्तर प्रदेश में कितने खोले हैं, नाम बताओ। 10 ये डिबेट अच्छी लग रही है सर। सरकारी स्कूल, 10 गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नाम बता के जाना। हाँ बिल्कुल, 10 सरकारी स्कूल, 10 सरकारी अस्पताल के नाम बता के जाना, नहीं तो माफी मांग के जाना। अरे सुनो, ये आम आदमी पार्टी का, आप प्लीज अब रोके। आज की डिबेट बड़ी अच्छी है, सब अपने काम गिनवा रहे, अच्छी बात। अरविंद के रुके। अरविंद केजरीवाल समझाएगा, जो माफी मांग के जाऊंगा। सुनो जरा, राजकीय मेडिकल कॉलेज देवरिया, राजकीय मेडिकल कॉलेज एटा, राजकीय मेडिकल कॉलेज फतेहपुर, राजकीय मेडिकल कॉलेज गाजीपुर, राजकीय मेडिकल कॉलेज हरदोई, राजकीय मेडिकल कॉलेज जौनपुर, राजकीय मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर, राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़, राजकीय मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर, राजकीय मेडिकल कॉलेज। अच्छा एक चीज है भाई, अपना एक सेकंड, आप सब अगर शांत हो तो मैं बताऊं। सर एक शांत हो तो मैं बताऊं। सुनिए सरकारी अस्पताल, नहीं वो नाम बता रहे हैं, मैंने बताया कितने बेड का, कितने एकड़ में है, ये बताएं कब खुला है। ये गलत कर रहे हैं, ये बताएं कब खुला है। मैं आपको कम्युनिटी डेटा दे देता हूं। सुनिए अब एक मिनट, शिवम रुकिए आप जरा, ये रुकिए गड़बड़ हो रही है, रुकिए गड़बड़ हो रही है।
मैं आपको एक डेटा दे देता हूं। आप यूपी का डेटा मांग रहे थे, जो नहीं, इन्हें सर्टिफाइड देने दो। सीट के हिसाब भाई, से। इन्हें देने मैं दो। आपको फैक्चुअल दे देता हूं। इन्हें आप देने बोलिए, दो। अब शिवम। इनका अब इनका पवन जी अब ये सुनिए सुनिए प्लीज आप ये अच्छा एक बात बताइए, मैं उनके बीच में बोला था क्या? बोला था क्या एक भी शब्द? बच्चों बताइए, बेचैन क्यों हो रहे हो भाई? उछल क्यों रहे हो? पॉपकॉर्न की तरह शांत बैठो। अगर नहीं बात एक मिनट सुन लीजिए सर, अब वो लिस्ट गिना रहे तो अब आगे अब सुन तो आगे देख रहे अब हैं। इनके ओ भाई, साथ दिक्कत ये है सर वो नाम बता रहे हैं, अब आपत्ति है भाई अभी नाम पूछे थे ना, बना कहाँ अभी नाम पूछ, प्लीज आप रोकिए ना इनको, ये गलत कर रहे हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, सुनिए सुनिए, एक सेकंड शांति। ये क्या कर रहा सर है? एक मिनट, पवन मेडिकल जी। सीट अलॉट हो जाती है तो फंक्शनल पवन कॉलेज जी, में आप अलॉट उनका- होती है आप कि मेरा खाली समय बिल्डिंग में हो उनको जाती दे रहे है? हैं, एक पवन जी, नहीं, सेकंड, this is wrong। मैं तर्क बता रहा हूं मैं उनके उनको। बीच में नहीं बोला, हाँ। मैं उनके बीच में, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपकी प्रॉब्लम में मेरी नहीं। रुकिए, अब आप जवाब सुन लीजिए अरे सर। भाई रुकिए सर वो जवाब लिया जाएगा, रुकिए। जवाब लिया जाएगा। एक बच्चा जो अनपढ़ हो या कोई भी व्यक्ति अनपढ़ हो उसको पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा हो के अनपढ़ होने का नाटक कर रहा हो ना, उसको नहीं पढ़ा स्मृति सकते। ईरानी ये को इतना इनका इतना गधा लॉजिक है, क्योंकि बुद्धि भी वैसे ही काम करती है। प्लीज आप इनको रोकेंगे क्या? प्लीज ये क्या है भाई? सर, ये आप- क्या है? अब आप इनसे डर रहे हो, भाई डर रहे हैं। ये लिस्ट दे रहे डर हैं। रहे हो। सोचो आपके सवाल, आपकी चुनौती स्वीकार है, फिर भी जवाब नहीं ले रहे आप। नहीं ले रहे आप जवाब। चलिए ठीक है, शिवम को लिस्ट सुनानी पड़ेगी आज। शिवम को आज लिस्ट सुनानी पड़ेगी और आपको सुननी पड़ेगी। हाँ बोलिए शिवम। इतना तो भारत से पाकिस्तान नहीं डरता जितने डेटा से डर रहे हैं। रुको भाई, अभी जरा गया नहीं हूं मैं। इतना गधा लॉजिक है इनका। इनको लगता है कि हिंदुस्तान में अगर एमबीबीएस की सीटें 51,000 थी जब हम आए थे, और आज वो बढ़कर 1,36,000 हो गई, तो वो बिना कॉलेज के ही हो गई। मतलब सरकारी सीट बढ़ गई, लेकिन इनके हिसाब से नहीं बढ़ी। अरे कुछ तो पढ़ लिख लिया करो भाई, ये क्या बेवकूफ की तरह बातें कर रहे हैं? प्लीज रुकिए ना। और अब आइए, अब आगे प्लीज। ये क्या है? ये क्या है? केवल वही ओ भाई, ओ भाई सुनो, बस यही फर्क है, हम चुनाव जीतते हो तो बाहर जाते हो इसी तरीके से। चुनाव जीते 2024 अच्छा भाई चुनाव में, अच्छा भाई इनके हिसाब से चुनाव जीते। पवन जी चुनाव जीतने का इतना एक अभिमान सेकंड, है। एक 70 सालों तक सेकंड। संघर्ष आरजेडी और किया, समाजवादी पहुंचे हो। पार्टी, सर शांति से, आपने एक और चीज उनको कहना एक चाहता चुनौती दी। सुनिए, तो पूरी बात तो सुन लीजिए सर। सर सर, का नाम नहीं बताना है। आपने- क्या राजा सवारी बैठ ये गजब बात अरे हो सर गई। आपने एक चुनौती दी, वो स्वीकार कर रहे हैं, नाम बता रहे हैं। अब आप सुनना नहीं चाहते, जनता समझ रही है। हाँ तो बताए ना डेटा के हाँ साथ। बता रहे हैं ना, बताइए जरा। अच्छा मैं क्या डेटा नहीं बता रहा था? इनको ये डेटा ही नहीं लग रहा। हाँ, प्रॉब्लम ठीक है। यही है भाई आपकी। शिवम, अब क्योंकि जवाब आप दीजिए। देख नहीं पाते। अब आगे आना चाहता हूं। अब प्लीज आप रोकिए ना, आप रोकिए ना, प्लीज रोकिए। शिवम अपनी लाइन शुरू। हिंदुस्तान पे आ जाते हैं। हम जब हिंदुस्तान में आए 38,500 कॉलेजेस यहां पर थे, जिसको बढ़ाकर 52,000 किया। हम जब यहां पर आए, यूनिवर्सिटी 760 थी, जिनको बढ़ाकर 1,330 किया। अगर हम IISER की बात करें तो 5 थे, वो 7 करे। अगर हम IIITs की बात करें तो वो 9 थे, वो 25 है। अगर हम IIMs की बात करें तो वो 13 है, 13 थे, 22 है। कांग्रेस के प्लीज अब ये ड्रामा। यूपीए गवर्नमेंट ने किया था। अच्छा एक काम करते हैं, राहुल गांधी ने बनाया सारे खुश। ये गजब ड्रामा है भाई इनका। मतलब इनको डेटा सुनना ही नहीं है। सुनो, अब सुनो, अब मैं शांति से एक बात बोल लूं। मुझे लास्ट बात बोलनी है। दिक्कत ये है मुझे लास्ट कि- बात बोलनी है। मुझे लास्ट बात बोलनी है। डेटा सुनने के लिए भी औकात चाहिए। अगर जिगर नहीं है तो आते क्यों डिबेट में? ये ड्रामा करने, नाच गाने तो अलग से भी हो सकता है। ये ड्रामा तो बाद में भी हो कुल सकता मिला था। के अब जरा जनता के पास चलते ड्रामा तो बाद हैं। में डेटा भी की हो बात सकता होगी। सर एक मिनट, आप में से कोई ऊपर शुरू कर दे। अच्छा ये सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई हमें नक्सलवादी बोल के चले जाता है, नक्सल दिमागी, कोई एंटी नेशनलिस्ट बोल के चला जाता है, लेकिन जो छात्रों की बात है, रोजगार की बात है, जो शिक्षा की बात है, उस पर कोई बोलता नहीं है। सर ने बोला कि सब कुछ डबल कर दिए गए, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, IIT, NIT, जो कुछ भी है, लेकिन इन सब का मतलब क्या है जब पेपर ही लीक हो जाएगा? तो मेरा प्रश्न ये है, चलिए मतलब क्या है जब पेपर ही लीक हो जाएगा तो उनका मतलब क्या रहा फिर डबल करने का? आप बोलूं 45 दो मिनट के सवाल बाद, लीजिए। नहीं 45 मिनट के बाद आपको ये अभी भी समझ में नहीं आया कि दिमागी नक्सल आपको नहीं बोला गया था? गजब बात हो गई भाई। 15 बार बोल चुका हूं मैं, उसके बाद भी अगर आपको अरे, समझ आ रहा है एक कि सवाल और ले लीजिए। 10 सेकंड और दे दीजिए। 10 सेकंड, लड़ते नहीं दोस्त, लड़ते आपने। अच्छा एक बात तो बताइए, आप में और आम आदमी पार्टी वाले में क्या फर्क रह गया? आप भी लड़ रहे हो, सवाल पूछा है तो जवाब तो सुनो। इतना तो पेशेंस रहना ही चाहिए कि नहीं? अब आगे आता हूं। हाँ पेपर लीक समस्या है, हाँ मैं मान रहा हूं पेपर लीक समस्या है। इस देश में पेपर लीक समस्या अभी से नहीं, और पूरे देश में पेपर लीक समस्या है। अब इन्होंने एक और चीज कही कि जब आप झारखंड की बात करते हो, हम कहते हैं यूपी मांगो, यहां मांगो। पूरे देश में जब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ तब भी पेपर लीक हो रहे थे, लेकिन बच्चों ने क्या कहा कि एक काम करते हैं, पेपर बेशक लीक हो रहे हैं, यहां से जिम्मेदारी फिक्स करते हैं। तो जब इसके बाद
वही मामला झारखंड में चला गया तो ये बेशर्मों की तरह कैसे कह रहे हैं नहीं नहीं यूपी भी चलो, नहीं नहीं पंजाब भी चलो, हाँ चलो, लेकिन जहां बच्चे बैठे हैं वहां पहले इस्तीफा दिलवाओगे कि नहीं दिलवाओगे? भाषणबाजी कर रहे हैं भाई। एक बात तो बताओ, ये करंट है क्या? मेरे अंदर तुरंत चीखना शुरू कर देता है। बच्चों पे भी इनसे भी पूछो कोई, हाँ करो। क्यों जम जाती है? मैं तो खुद कह रहा हूँ, दही क्यों जमती है? भाई ये बहरा है क्या? मैंने कहा एक और सवाल, इतनी देर में एक सवाल और हो जाएगा। पवार साहब रुकिए जरा, अनमोल रुकिए, एक सवाल और। अरे बच्चे का टाइम जा रहा है सर, मेरा टाइम जा रहा है सर। भाई ये बात तो है सर, समाजवादी पार्टी से सर प्लीज 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 हेलो प्लीज, मेरा सवाल समाजवादी, अरे शिवम सर प्लीज प्लीज प्लीज, अबे जनता की तो सुन लीजिए सर, इस जनता को सुनाने के लिए आए आप। बच्चे हैं ही नहीं क्योंकि तुम्हारी सरकार है वहाँ। अनमोल, अच्छा एक बात देख रहे हैं अनमोल एक मिनट, बच्चा सवाल पूछना चाह रहा है, उनको नहीं पूछने दे रहे, सारा दिन प्रवक्ता बने रहते हैं आप, रुकिए शांति। मेरा भाई सवाल मोड में समाजवादी रहते पार्टी चाबी भर से, के आती है। अरे सर रुक जाओ। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से, आपने अभी टेलीपॉइंटर की बात की है। खड़गे जी टेलीपॉइंटर देखने के बाद 2 बार राहुल गांधी को शहीद कर चुके हैं, 1 बार सोनिया गांधी को शहीद कर चुके हैं, तेजस्वी जी अभी मांझी जी को शहीद कर चुके हैं, और राहुल गांधी जो छात्रों की गूंज करते हैं, बिना ऐसे देखे डाटा बता नहीं पाते हैं, लोगों से पूछ के बोलते हैं बताओ इनको क्या बोलना है। तो सर टेलीपॉइंटर की, और आप तीनों प्रवक्ता, क्योंकि मैं पक्ष की बात अभी नहीं करूंगा क्योंकि वो लोग तो टेलीपॉइंटर से बात करते हैं, आप तीनों जो प्रवक्ता है विपक्षी अभी भी खट कर रहे हैं मोबाइल पे, बिना मोबाइल के, बिना टेलीपॉइंटर के। आप तो बात कीजिए, वो सत्ता में है तो वो गलत करेंगे, तो आप सही करोगे तब ना आपको लाएंगे। और राहुल गांधी जी बोले हैं अभी मनुस्मृति, हाँ वही मनु, राहुल गांधी बोले मनुस्मृति गलत है। मैं राहुल गांधी जी, इतना तो उनमें दम हो गया कि मनुस्मृति को गलत बोल दिए, मैं उनका क्या बोलूं मैं, लेकिन उनमें इतना जिगरा या उतना दम है कि बोल सके हिजाब गलत है, क्योंकि वहां पे एक लड़की ने स्कार्फ की बात की थी। राहुल गांधी को मैं चैलेंज करना चाहता हूं, अगर वो उसमें हिम्मत है तो वो बोले हिजाब गलत है, क्योंकि वो भी लड़की के सम्मान की बात है। सवाल पे आना चाहिए, बिल्कुल। एक सेकंड, किसने सवाल? हाँ चल, कोई बात नहीं। सर मेरा क्वेश्चन, हेलो सर, मेरा क्वेश्चन आखिरी सवाल है सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप हमेशा कहते हैं कि शिलान्यास हमने किया, बहुत अच्छी बात है सर। क्या एक पिता जो अपने 4 बच्चे पैदा करता है, उसमें एक भाई 3 बहनें होती हैं, और उसकी असमय डेथ हो जाती है, और वो कहता है कि मैं तीनों की शादी कराऊंगा, और वो नर्सरी में रहते हैं, कोई 1-2 में मर जाते हैं, और जब वो भाई बड़ा होता है और तीनों भाइयों की शादी करता है, तो क्रेडिट भाई को जाना चाहिए, वो पिता को जाना चाहिए जो केवल डिक्लेयर करता है? सर शिलान्यास और केवल उद्घोषणा करने से कोई बात नहीं होती। सवाल क्या है सर? आपने कहानी सुनाने सवाल ये है सर कि माइक वापस दीजिए, वक्त वेस्ट करें। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल सर। मेरा सवाल ये है कि अगर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, NITs हैं, आपने सब काउंट कर दिया, तो फिर जो खुद एजुकेशन मिनिस्टर थे एक्स, तो उन्होंने फिर क्यों अपनी बेटी को US में भेज रखा है? सारे मिनिस्टर्स हैं, सारे फॉरेन में पढ़ते हैं। ये सवाल इसलिए वाजिब है, न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष, जिसकी जेब अलाउ करती है हर बड़े नेता का बेटा बच्चा विदेश में पढ़ता है। मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, मैं लड़ूंगा थोड़ी ना, वाकई सवाल जायज है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चाहे वो, अगर हम नेहरू जी से शुरू करें और आज तक के बच्चे हैं, वाकई ये ठीक बात है कि वो सब विदेश में पढ़े, और एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम, एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है, ये सच है कि यहां ये बात, अब सारा नैरेटिव इस बात पर, रुकिए आप डिबेट मत कीजिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सारा नैरेटिव अब इस बात पर है कि नक्सल की असली परिभाषा क्या है, और क्या नक्सल के कवर को लेकर विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा है, या नक्सल के कवर को लेकर विपक्ष का विरोध जायज ठहराया जा रहा है। इस पर बहस लंबी चलेगी।